नमस्ते बच्चों, आज हम त्रिभुजों की रचनाएं जो हैं उसके बारे में देखेंगे। तो त्रिभुजों की रचनाएं कक्षा 9वीं में ये जो पाठ है इसमें 3 तरह की रचनाएं दी गई हैं, जिसके बारे में शुरुआत में हम बेसिक जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिए गए त्रिभुज के घटकों की जानकारी के आधार पर त्रिभुज की रचना करना। यहाँ पर 3 तरीके से दिए गए, जैसे पहला आधार और आधार से संलग्न एक कोण तथा शेष 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग दिया हो तो उससे पहली रचना होगी, जो प्रमुखतः हमें प्रसंग्रह 4.1 में मिलेगा। दूसरा आधार से संलग्न एक कोण तथा शेष 2 भुजाओं की लंबाइयों का अंतर हो। तो पहला वाला क्या था, योग, और दूसरा वाला अंतर, और तीसरा वाला जो हमें 4.3 में मिलेगा, परिमिति तथा आधार के दोनों कोण दिए गए हो। तो ये 3 प्रमुख प्रकार है त्रिभुजों की रचना करने का, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में 4.1 जैसे एक्सरसाइज जो होगा वो 4.1 के आधार पर है। ये यहाँ पर खासकर आपको ये जो मिलेगा ये एक्सरसाइज 4.1 में मिल जाएगा, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज 4.2 में मिल जाएगा, और तीसरा वाला एक्सरसाइज 4.3 में मिल जाएगा। इस तरीके से ये 3 प्रकार के त्रिभुजों की रचना हमें इस चैप्टर में देखनी है, इस पार्ट में देखना है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लंब समद्विभाजक का प्रमेय। दिए गए रेखाखंड के अंतःबिंदु उसके लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु से समदूरस्थ होते हैं। ये हमें याद रखना है। जब हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो हमें ये जो प्रमेय है लंब समद्विभाजक का, उसे ये ध्यान में रखना है कि दिए गए रेखाखंड के अंतःबिंदु उसके लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु से समदूरस्थ होते हैं। दूसरा, रेखाखंड के अंतःबिंदुओं से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंतःबिंदुओं से समदूरस्थ होता है। इससे पहले वाले चैप्टर, त्रिभुजों वाले चैप्टर में सर्वांग समता में मैंने ये रेखाखंड का लंब समद्विभाजक का प्रमेय जो था, इन दोनों प्रमेय के बारे में, उसके विलोम के बारे में अच्छे से बताया था। वहां पर आप उसको देख सकते हैं। फिर लास्ट में एक जानकारी आपको अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए, त्रिभुज की रचना करने के लिए 3 मुद्दे आवश्यक हैं। 3 कोण तथा 3 भुजा दी रहती है त्रिभुज में, और 3 शीर्षबिंदु भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 कोण और 3 भुजा किसी त्रिभुज की रचना के लिए उसमें ये घटक जरूर हैं, उसमें रहते हैं। उनमें से केवल 2 मुद्दे अगर दिए गए हों और इसके अतिरिक्त उस त्रिभुज से संबंधित कुछ और जानकारी दी गई हो, तब उस जानकारी और दिए गए 2 मुद्दों का उपयोग कर त्रिभुज की रचना हम कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम देखेंगे प्रसंग्रह 4.1 मतलब 4.1 देखेंगे, जो पहला तरीका है जिसमें आधार और आधार से संलग्न एक कोण और शेष 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल दिया गया। देखिए यहाँ पर PQ प्लस PR बराबर 8.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले उसकी कच्ची आकृति बना ली। QR 4.2 सेंटीमीटर, कोण Q दिया गया है 40 अंश, और ये 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, जैसे PR और PQ ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों का योगफल 8.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारी ये कच्ची आकृति हो गई। अब हम इसके आधार पर त्रिभुज की रचना करेंगे। त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले मुझे अपना 4.2, तो जो भी माप यहाँ कच्ची आकृति में दी गई है उन मापों को मैं थोड़ा बड़ा करके लूंगा जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन आप माप करते समय वही लेंगे। 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो मैं 4.2 सेंटीमीटर अभी यहाँ पर खींच रहा हूं। इस तरीके से ये मेरा 4.2 हो गया, और ये हो गया हमारा QR, ये हो गया QR, और ये मेरा हो गया 4.2 सेंटीमीटर। मैंने रेखाखंड या त्रिभुज के एक भुजा QR की रचना की, जिसकी लंबाई कितनी थी, 4.2 सेंटीमीटर। अब मुझे उसके कोण Q पर 40 अंश का कोण बनता है, तो D की सहायता से हम 40 अंश का कोण बनाएंगे। Q पर रखकर हम 40 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर 40 आ रहा है, तो यहाँ से हम 40 अंश का कोण बना लेते हैं।
इस रेखा को थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे हमें लंबसम द्विभाजक खींचते समय गड़बड़ी न हो। ये हमारा 40 अंश का कोण हो गया, कोण Q बराबर हमारा 40 अंश का। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि ये 8.5 सेंटीमीटर दिया गया है, 8.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 8.5 सेंटीमीटर इसकी हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लंबाई दी गई उस लंबाई को देखेंगे प्रकार की सहायता से। इसमें प्रकार की सहायता से 8.5 सेंटीमीटर हम उसको लेकर बाद में उस भुजा का लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। जैसे 8.5 लेना है मुझे, तो मैं आप स्केल को या मापन पट्टी को बुक पर रख कर ले सकते हैं। 8.5 है, इस तरीके से मैंने 8.5 ले लिया। माप मैं थोड़ा बड़ा करके ले रहा हूं जिससे स्पष्ट दिखाई दे। इस तरीके से हमने 8.5 ले लिया। अब Q पर रखकर, यहां पर बिंदु Q पर रखकर हम उसको एक चाप खींच लेते हैं। ये हमने चाप खींच लिया Q पर रखकर। Q पर रखकर चाप खींचने के बाद हमें जो नया पॉइंट मिला उसको हम नाम दे देते हैं S। ये S हो गया। उसके बाद S और R को हम मिला लेते हैं। S और R को हम मिला लेते हैं। ये हमने S और R को मिला लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा बिंदु दिया गया है इसमें S और R को हमने मिलाया, और जो हमारा ये बिंदु दिया गया R और S, मतलब ये भुजा जो त्रिभुज की दिख रही है, जो त्रिभुज दिख रहा है उसमें भुजा जो RS दिख रही है, उस भुजा का हमें क्या करना पड़ेगा, लंबसम द्विभाजक खींचना पड़ेगा। उससे पहले हमने जो रचना की है, जो रचना ये की है उसकी लंबाई कितनी थी हमें वो लिख देना है। ये लंबाई हो जाएगा हमारा 8.5 सेंटीमीटर। ये हमारा 8.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें, मैंने जैसा पहले अभी बोला, R और S पर रखकर हमें लंबसम द्विभाजक खींचना है। लंबसम द्विभाजक खींचना है तो आधे से ज्यादा दूरी लेंगे हम। जैसे R पर रखकर हमने यहाँ पे खींचा, ये आधे से ज्यादा दूरी हो गई R पे रखकर ये, और फिर S पे रखकर रखना है, ये आधे से ज्यादा ये हो गया। अब ये जो दो बिंदु मिलते हैं, इन दोनों बिंदुओं से हमें ऊपर नीचे चाप खींचना है। जैसे एक चाप ये हो गया, और यहाँ पर नीचे की तरफ पर ये दूसरा चाप। वैसे ही इस बिंदु से भी हमें ऊपर नीचे खींचना है। ये थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा जिससे चाप कट सके। ये कट रहा है, और यहाँ पर इस तरीके से जो दोनों चाप का प्रतिच्छेदन बिंदु है, उस बिंदु से हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। उस बिंदु से हम एक रेखा खींच लेते हैं। तो जैसे ये बिंदु से हमने एक रेखा खींच ली, और ये हमारा लंबसम द्विभाजक हो गया। मान लेते हैं ये जैसे M है, ये दो समान भागों में इसको विभाजित कर दिया। अब जो हमें ये लंबसम द्विभाजक भुजा QS को जहां प्रच्छेदित कर रहा है, वो हमारा
बिंदु आ गया P और PR को हम मिला देंगे। PR को हमने मिला दिया तो इस तरीके से ये लंबाई जो है और ये लंबाई जो है दोनों समान होंगी। अभी जैसे अगर मुझे इन दोनों का योगफल देखना है, जैसे यहाँ पर मुझे 8.5 मिलना चाहिए तो ये मेरा ये हो गया, यहाँ पर जैसे आ गया ये 5.2 है और यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये दिया गया है तो ये 3.3, तो दोनों का योगफल PQ और PR का योगफल मेरा 8.5 आ रहा है। इस तरीके से हमने आधार और आधार से संलग्न एक कोण दिया गया हो और उसकी दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल दिया हो, जैसे यहाँ पर PQ और PR दिया गया था, तो ऐसे त्रिभुज की रचना करना था। इस प्रकार हमने इस ऐसे त्रिभुज की रचना की। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं जो इसी की तरह है, सेम वैसे ही। त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसका आधार YZ बराबर 6 सेंटीमीटर, XY प्लस XZ बराबर 9 सेंटीमीटर तथा मेजर कोण XYZ बराबर कितना है 50 अंश है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर जो हमें दिया गया है YZ, 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। YZ 6 सेंटीमीटर दिया है, मैं दूरी बढ़ा कर ले रहा हूं जिससे इस पर दिखाई दे। ये मेरा YZ हो गया 6 सेंटीमीटर, ये YZ हो गया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ये मैंने YZ ले लिया 6 सेंटीमीटर। अब Y से कोण XYZ हमारा कितना था 50 अंश, तो Y से हमें 50 अंश का कोण खींचना है। तो D की सहायता से हम Y पर रख लेते हैं इसको, Y से हमें 50 अंश का कोण खींचना है, तो हमने यहाँ पर D की सहायता से ये रखा और रखने के बाद हमने इसको 50 अंश का कोण खींचना है। तो इस तरीके से हम 50 अंश का कोण खींच लेंगे। ये थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे लंबसम विभाजक के लिए हमें थोड़ा आसानी हो जाए। इस तरीके से हमने ये Y पर कोण खींच लिया, उस कोण का माप कितना है 50 अंश है, ये 50 अंश हो गया। अब मुझे 9 सेंटीमीटर दिया गया है, तो YM की जो लंबाई है मैं स्केल और प्रकार से 9 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, स्केल से और प्रकार पे माप कर 9 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। तो उस तरीके से मुझे इस तरीके से मैं यहाँ पर थोड़ी दूरी बढ़ा कर ले रहा हूँ। मुझे ये 9 सेंटीमीटर जैसे लेना था, तो मैं ये 9 सेंटीमीटर ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि Y पर रखकर चाप खींचना है, Y पर रखकर मुझे चाप खींचना है। तो Y पर मैंने इसको इस तरह से रखा, ये Y पर रखकर हमने चाप खींच लिया। Y पर रखकर ये हमारा जो दूरी है ये दूरी आ गई, ये दूरी आ गई हमारा। जैसे यहाँ पर हमें कितना था, ये हमने ले लेते हैं। यहाँ पर हमें कितना लिखा, हमने जो अभी माप के लिखा ये 9 सेंटीमीटर था, यहाँ पर ये 9 सेंटीमीटर हमने लिख दिया और यह पॉइंट हमारा क्या है M है, यहाँ पर हमने इसको M ले लिया, ये हमारा M है। अब हम क्या करेंगे
कि m और z को मिला देते हैं, m और z को मिला देते हैं। उसके बाद mz का हम लंब संद्विभाजक खींचते हैं। mz का हमें लंब संद्विभाजक खींचना है। mz का लंब संद्विभाजक खींचेंगे तो इसके मतलब आधे से ज्यादा दूरी लेना है। पहले z पर रखकर आधे से ज्यादा दूरी लेना है हमें। ये हमने यहां से ले लिया z पर, फिर उसके बाद m पर रखकर लेना है। इस तरीके से m पर रखकर ले लिया। अब मुझे ऊपर नीचे चाप खींचना है। तो यहाँ पर ये हमने ऊपर नीचे चाप खींच लिया। एक तरफ खींचा और दूसरी तरफ यहाँ पर थोड़ी बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इससे। जैसे ये हमने M पर रखकर इसको खींच लिया। अब उसके बाद जैसे M पर रखकर ये खींचा, अब इस तरफ भी हमें वैसे ही चाप ले लेना है। ये हो गया। अब ये जेड की तरफ जो बिंदु है उस पर से हमें लेना होगा। ये थोड़ा हम नीचे ले लेते हैं जिससे हमारा जो चाप है बराबर प्रच्छेदित हो जाए। अब यहाँ पर जेड पर रख कर ले लेते हैं कि ये प्रच्छेदित कर दिया चाप, और इधर पे भी हम ये कट कर लेते हैं, ये प्रच्छेदित कर लिया। इस तरीके से अब दोनों चापों के जो प्रच्छेदन बिंदु हैं उनको हम मिला देते हैं। इस तरीके से ये हमने इसको चापों को मिला दिया। अब ये जो हमारा चाप था, ये चाप भुजा YM को इस बिंदु पर प्रच्छेदित करता है। तो स्केल की सहायता से हम उस बिंदु का नाम दे देते हैं। अभी ये हमारा जो बिंदु है, ये हमारा बिंदु क्या हो गया, X, और X आने के बाद हम XZ को मिला देते हैं। ये हमने XZ को मिला दिया। ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये हमारा मान लेते हैं ये लंब संद्विभाजक है, जैसे ये P है और ये दोनों हो गए। तो इस तरीके से XY और XZ की अगर दूरी हम देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली 9 सेंटीमीटर मिलती है और हमारी रचना एकदम सही है। अगर हम ये चेक करना चाहें तो ये दोनों को योग करके देख सकते हैं आसानी से। तो और इस तरह से त्रिभुज XYZ की हमने रचना की, जिसमें आधार से संलग्न एक कोण तथा शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल दिया गया था। जैसे शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल में XY प्लस XZ 9 सेंटीमीटर दिया गया था और कोण Y हमें 50 अंक दिया था। इस प्रकार हमने त्रिभुजों की रचनाओं में प्रसंग्रह 4.1 के पहला जो प्रकार था त्रिभुजों की रचनाओं का, भुजाओं के योगफल से संबंधित आधार और आधार की भुजाओं के योगफल किसी एक कोण और भुजाओं के योगफल के संबंधित जो रचनाएं थी वो हमने की।